आप सभी इतने दिनों से सुन रहे होंगे कि हैक्टूबर फेस्ट आ रहा है या हैक्टूबर फेस्ट चल रहा है, तो आखिर है क्या चीज ये हैक्टूबर फेस्ट? तो हैक्टूबर फेस्ट एक महीने का एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें कि हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब जो ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करते हैं, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेटिस्फाई करके अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है या ये क्या रिवॉर्ड्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये हैक्टूबर फेस्ट है, काफी सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे कि डिजिटल ओशियन, देवफोलियो, जेट ब्रेन्स और मैनी मोर। तो इन सब का क्या होता है कि हर एक कंपनी के अपने हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस सेट है। ठीक है, जैसे ही अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपको स्पेसिफाइड रिवॉर्ड्स देते हैं। तो रिवॉर्ड्स में क्या हो सकता है कि टी शर्ट्स हो सकती है, वाटर बॉटल्स हो सकती है, स्टिकर्स हो सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो बट लेकिन आज जैसे हम अक्टूबर फेस्ट की बात कर रहे हैं, वो अक्टूबर फेस्ट है जो कि डिजिटल ओशन ऑर्गेनाइज कराता है। इस साल इसने पार्टनरशिप की है डेवन इंटेल के साथ। तो इस अक्टूबर फेस्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, अभी आपको उसका एक आइडिया देती हूँ कि इस अक्टूबर फेस्ट में हम लोगों को सिर्फ 4 वैलिड पुल रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर हम ये वैलिड पुल रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस रिवॉर्ड में क्या है कि जैसे कि फोटोज दिख रही है टी शर्ट्स की, इस तरह की कुछ टी शर्ट्स या फिर इसके साथ कुछ स्टिकर्स, ये हम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने बोल दिया कि हाँ, हम लोगों को 4 पुल रिक्वेस्ट करनी है तो हमें ये रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 4 पुल रिक्वेस्ट मतलब पुल रिक्वेस्ट है क्या चीज। इस चीज को समझने के लिए हम हैंड्स ऑन पार्ट पर जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी। चैट बॉक्स में एक लिंक गिवन है हैक्टूबर फेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट का। जब आप उसको ओपन करोगे कुछ इस तरह की आपके पास वेब पेज दिखेगा। तो यहाँ पे एंड में यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग का एक ऑप्शन है। जब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते हुए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास ज्वाइन इन और साइन इन का ऑप्शन होगा। ऐसा मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है गिटहब पर। बट लेकिन आपको उसमें रजिस्टर करना है अपने गिटहब अकाउंट से, जो कि आपको बताया गया था कि आपको पहले से बनाकर लेकर आना है। तो आप में जब आप इसमें रजिस्टर कर दोगे, लॉगिन करने के बाद इस तरह की कुछ वेबसाइट, इस तरह का वेब पेज दिख रहा होगा। बट लेकिन ये जो नंबर्स हैं, ये क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्या टाइम में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका ये जो स्पेस है ये पूरा ब्लैंक होगा। अभी इसको एज इट इज छोड़ दो। इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी इसको एज इट इज छोड़ो, हम लोग चलते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। इसका भी लिंक आपके चैट बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज आपको दिखेगा। तो जैसे कि मेजोरिटी ऑफ योर ऑफ दिस पार्टिसिपेंट्स, तो इन्होंने जो है वो बिगिनर्स है, मतलब उन लोगों को अभी थोड़ी बहुत ही नॉलेज है या फिर नहीं भी है। काफी लोगों ने अभी बनाया है गिटहब का अपना अकाउंट। तो मैं अभी आपको इससे थोड़ा रूबरू कराती हूँ आखिर है क्या गिटहब। अब देखो, अब मैं आपके पास आई हूँ और आपने मेरे को बताया कि आप जावा के प्रोग्रामर हो या फिर आपको जावा आती है। सो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू कि आपको जावा आती है? या तो मैं आपका टेस्ट लूं तो ही मैं मेरे को पता चल सकता है, या फिर आप मेरे को कुछ ऐसी चीज दिखा दो जो कि आपने जावा में बनाई हुई हो। अब ये तो है नहीं कि आपके सिस्टम पे पड़ी है या फिर आप पेन ड्राइव लेके हर जगह जा रहे हो और आप मेरे को दिखा रहे हो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया और आप इसको देखो। तो ऐसे ही जब सब चीजों के लिए प्रोग्रामर्स की कुछ प्रोफाइल्स होती है जिसमें कि वो अपनी स्किल सेट को दिखा सकते हैं। उन्हीं प्रोफाइल में से एक है गिटहब प्रोफाइल। इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंसी है हमारी या फिर हम उसको यूज करते हैं या जो भी हमें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सपोज कि मेरे को पाइथन आती है तो मैं पाइथन के प्रोजेक्ट्स इसमें डालूंगी। ऐसे ही जब कोई पर्सन मुझसे आके पूछता है कि आपने क्या किया है या आपकी स्किल सेट किस में अच्छा है, तो आप बोलोगे पाइथन में, तो उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए आप अपनी गिटहब प्रोफाइल उसको दे सकते हो। वो वहां पर जाएगा और आपके प्रोजेक्ट्स देखेगा तो उसको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, जब इस लड़की ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो जरूर इसको कुछ ना कुछ पाइथन की नॉलेज होगी। तो एक ये जरिया है कि आप अपनी प्रोजेक्ट्स, अपनी नॉलेज को किसी भी सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो कि आपको गूगल या फिर कहीं पर भी मिल सकते हैं। अभी हमारा मेन फोकस क्या है, हैक्टूबर फेस्ट, तो हम उसी पे करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोजिटरी। आखिर ये रिपोजिटरी है क्या चीज? रिपोजिटरी इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर फाइल्स डाली हुई है, मैंने फोल्डर्स डाला हुआ है और मैं टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी कर रही हूँ। तो वो जो बॉक्स है
वो पूरी हिस्ट्री रख रहा है, वो पूरा ट्रैक कर रहा है कि कब मैंने कौन से चेंजेस किए या कब किसी ने आके इसमें कौन सा चेंज किया, कब इसमें किसी ने फाइल डाली, ऐसा सब वो ट्रैक बना रहा है। जब भी मेरे को जरूरत होगी कि मैं उस दिन की देख लूं या फिर जब मैंने ये वाली फाइल डाली थी मैं डेट देखूं या किसने डाली ये फाइल, तो मैं इससे देख सकती हूँ। इसका मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें मैं कुछ भी सामान डाल रही हूँ उसका पूरा ट्रैक बना रहा है, वही चीज एक्चुअली रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब हमें स्पेस में एक छोटी सी जगह चाहिए जिसमें जाकर हम अपना सामान रखें और वो ट्रैक भी उसका पूरा बनाते रहे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि रिपोजिटरीज बनाते कैसे है। टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहीं पर सबसे ऊपर ऑप्शन है न्यू रिपोजिटरी, मतलब मुझे एक छोटी सी जगह चाहिए अपने बॉक्स के लिए। रिपोजिटरी नेम, अब उस बॉक्स में जो भी कंटेंट है, उस रिपोजिटरी में आप जो भी कंटेंट रखोगे वो इस नेम से स्पेसिफाई हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको टेस्टिंग कर रही हूँ, अभी मैं आपको डेमो दे रही हूँ तो मैं इसका नेम लिख देती हूँ डेमो। ठीक है, मैं इसके अंदर डेमो फाइल्स रखूंगी तो मैं इसका नेम लिख देती हूँ डेमो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो कि आपके अंदर के कंटेंट को एक लाइन में बता देता है। अब मैंने बोल दिया कि दिस इज द डेमो डिपोजिटरी, मतलब इस बॉक्स में जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, वो एक डेमो के लिए ही दिया गया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब जो भी मैंने इसके अंदर कंटेंट रखा है वो मैं पब्लिकली किसी को, कोई भी आकर वो पब्लिकली देख सकता है। प्राइवेट कि मतलब बस मैं ही देखूं, उसका ट्रैक फिर भी चलेगा, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो ट्रैक रखेगा। बट लेकिन बस फर्क इतना ही है, पब्लिक में आप सामने वाला व्यूअर आपकी सारी फाइल्स एंड कंटेंट्स को देख सकता है, वो ये भी देख सकता है कि आपने कब कौन सी फाइल डाली या फिर कब किस टाइम आपने कौन सा चेंज किया। बट लेकिन प्राइवेट में ये सब आप ही देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इस रिपोजिटरी को पब्लिक रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले रीडमी फाइल। रीडमी एज द नेम स्पेसिफाई, रीडमी मतलब मुझे पढ़ो। जैसे ही आप इस बॉक्स के पास गए, आपने रिपोजिटरी ओपन की, जो सबसे पहली फाइल खुलकर आती है जिसमें कि सारा कंटेंट डिटेल में स्पेसिफाइड होता है कि इस रिपोजिटरी में क्या है। इस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट है, एक ऐसी फाइल जो जैसे ही आप बॉक्स के पास गए और उसने सारा कुछ बता दिया कि बॉक्स के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कंटेंट पड़ा है। ठीक है, उसको कहते हैं रीडमी फाइल। मुझे चाहिए, मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, उसके बाद है डॉट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर। नेम से ही पता चल रहा है गिट इग्नोर मतलब वो फाइल जिसको गिट इग्नोर करते हैं। अब ये फाइल आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब इसका, ये है जैसे कभी हम कुछ भी कंटेंट रखते हैं अपने बॉक्स में, कुछ ऐसा कंटेंट्स होता है जिसमें हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जो कि हम चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन को ना पता चले। तो वो ऐसी ऐसी फाइल्स को हम गिट इग्नोर के अंदर डाल देते हैं ताकि सिर्फ हम उसको देख सके, बट एज एन व्यूअर कोई भी आकर उस फाइल को नहीं देख सकेगा। बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी फाइल्स इसके अंदर पड़ी होंगी ये उसको हाइड कर लेगा, बट लेकिन मुझे दिखाएगा, सामने वाले पर्सन से हाइड कर लेगा। इसको यही काम है डॉट इग्नोर, गिट इग्नोर फाइल का। उसके बाद है चूज अ लाइसेंस। लाइसेंस मतलब अगर मैं इसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना चाहती हूँ कि जो मेरा बॉक्स है उसके साथ वही फाइल्स ऐड होंगी या वही बंदा इसमें ऐड कर सकता है, वही चेंजेस ऐड कर सकता है जो मैं कहूँ। तो मतलब अगर हम इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर लगा देते हैं तो वो आपकी फिक्स हो जाती है, मतलब कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाओगे वो आप लाइसेंस फाइल के अंदर लगाओगे। तो इसीलिए होती है कि लाइसेंस आप दे रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो मेरी रिपोजिटरी के साथ। मेरे बॉक्स में जाकर आप इसमें कौन कौन सी फाइल्स ऐड कर सकते हो, ऐसी सब इंफॉर्मेशन आप लाइसेंस फाइल में दोगे। अब मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन भर दी, अब मैं इसमें क्रिएट रिपोजिटरी करूंगी। अब मेरे पास एक स्पेस बन गया जिसमें कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कंटेंट कुछ भी डाल सकती हूँ। अब आप सोचे होंगे कि इसके अंदर डाले कैसे, रीडमी फाइल तो मैंने ऐड कर ली और कोई ऑप्शन तो आया नहीं। तो यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन है, या तो आपके पास पहले से फाइल बनी हुई है तो आप वो भी डाल सकते हो या फिर क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास पहले से एक फाइल बनी हुई है python.py जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है। या तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या फिर चूज कर लो। मैं चूज करना पसंद करूंगी। मेरे डेस्कटॉप पे एक test.py फाइल पड़ी है और मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो जैसे आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे ये test.py फाइल है, मैं इसको यहाँ पर ले आई। जैसे ये लोड हो जाएगी तो इसका मतलब ये रेडी है अंदर जाने, बॉक्स के अंदर रखने के लिए ये मेरा कंटेंट रेडी है। अब मुझे बस इसको रखना है। रखने के लिए
कमिट का मतलब होता है सेव। हमने इसमें चेंजेस कर दिए, अब हम चाह रहे हैं कि ये इसमें सेव हो जाए। अब यहाँ पे दो डिस्क्रिप्शन है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आप स्पेसिफाई करते हो। मैंने लिख दिया कि ऐड टेस्ट फाइल, मैंने इसमें लिख दिया ऐड टेस्ट फाइल, और इसमें कुछ भी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि टेस्ट फाइल के अंदर क्या चीज है, या फिर मैंने इसको क्यों ऐड किया है, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं इसको ट्रैक करूं या फिर कोई भी बंदा आके देखे कि टेस्ट फाइल इसने ऐड क्यों की थी, तो वो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है और उसको आइडिया लग सकता है कि क्यों क्यों कैसे किया। और कमिट चेंजेस मतलब मैं सेव कर रही हूँ, मेरा सामान पूरा रेडी है, बस बॉक्स में जाने की देरी है। अब मैंने कमिट कर दिया, जैसे ही मैंने कमिट किया मेरे बॉक्स के अंदर, मेरी रिपोजिटरी के अंदर वो वाली फाइल आ गई, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद आप कोई भी चेंजेस भी कर सकते हो। चेंजेस करने के लिए जैसे कि रीडमी फाइल में अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे एक ये पेंसिल का आइकन है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड करूँ, जैसे रिपो लिखा हुआ है तो मैं इसका पूरा नेम लिख देती हूँ रिपोजिटरी। तो मैंने ये चेंजेस कर दिए, और उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, चाहे आप चेंज करो चाहे ऐड करो, सेम प्रोसीजर होगा कि कुछ भी करने के बाद आपको वो कमिट करना होगा, जिससे कि आप उसको इन फ्यूचर ट्रैक कर सको। यही सेम अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहते तो ये जो प्लेस होल्डर है अपडेट रीडमी डॉट एमडी, ये इसकी जगह बाय डिफॉल्ट वहां पर आ जाएगा। मैंने कमिट चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब आपको इससे आइडिया हो गया कि रिपोजिटरीज क्या होती है और उसमें कैसे कैसे कमिट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, और क्या कैसे फाइल्स उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस है हैकटूबर फेस्ट। अब मैंने आपको टर्म्स एंड मैंने बताया था कि हैकटूबर फेस्ट में हमें 4 पुल रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ये पुल रिक्वेस्ट आखिर है क्या? पुल रिक्वेस्ट एज द नेम स्पेसिफाई, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरे पास सामान है तू उसको ले ले। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि गौरव मेरा फ्रेंड है, उसने भी गिटहब प्रोफाइल बनाई हुई है, मैं गौरव की प्रोफाइल पे जाती हूँ। अभी मैंने जैसे अपना नया नया अकाउंट बनाया है और गौरव ने भी बनाया हुआ है, तो मैं उसका अकाउंट देख रही हूँ और मैं उसकी रिपोजिटरीज देख रही हूँ कि भाई इसने क्या काम किया हुआ है। तो ऐसे देखते देखते मैं इसकी एल्गो डीएस नोट्स की रिपोजिटरी पे गई। ठीक है, मैं इसमें देख रही हूँ, अच्छा इसने हैशिंग के भी प्रोग्राम लिखे हैं, ओके हीप के भी लिखे हैं। तो मैं ऐसे ही देखते देखते मैंने सब कुछ देखा कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरा काम हो गया खत्म, मैंने देखा। और ऐसे ही मैं किसी दिन ऐसे ये एल्गोरिथम्स कुछ भी कोई भी एल्गोरिथम लिख रही हूँ और मैं कहीं पे स्टक हो जाती हूँ। मैंने गूगल किया, मुझे नहीं मिला, और फिर मेरे को याद आता है कि गौरव ने एल्गोडीएस नोट्स के नाम से एक रिपोजिटरी बना रखी थी और उसने उसी में सेम प्रोग्राम लिखा हुआ था। तो मैं क्या करूंगी, गौरव की गिटहब प्रोफाइल पर जाके उसकी एल्गोडीएस नोट्स की रिपोजिटरी में वो ही प्रोग्राम सर्च करूंगी और देखूंगी कि मेरे प्रोग्राम में और इसके प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, जो कि मेरा एरर आ रहा है और इसका नहीं आ रहा। तो लेट सपोज वो बाइनरी सर्च की फाइल थी कोई, तो मैं बाइनरी सर्च मैंने इसका चेक किया कि यार मेरा तो एरर आ रहा है और इसका तो एरर नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मैं देखते देखते एक जगह पर आई जहां पे मुझे पता चला कि इसने जो लिखी हुई है ये तो गलत है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब गौरव की नजर में इसने जो काम लिखा हुआ है ये सही है, बट लेकिन मेरी नजर में जितना मेरे को एक्सपीरियंस है ये गलत लिखा हुआ है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको जाके बताऊं कि भाई तूने ये गलत लिखा है और तू इसको सही कर ले। अब वो मेरी बात पे एकदम से ट्रस्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए मुझे उसको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कैसे दूंगी? मैं क्या करूंगी, उसकी रिपोजिटरी को उसके बॉक्स को फोक कर लूंगी। फोक इज जस्ट लाइक एक लड़के के पास नोट्स है, मुझे उसके नोट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसके नोट्स ही नहीं लेके आ जाऊंगी, मैं उसके नोट्स की फोटो कॉपी कराऊंगी। जब मैं उसके नोट्स की कॉपी जब मेरे पास होगी तब मैं उसमें कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी मैं चेंज करूंगी, पेंसिल चलाऊंगी, पेन चलाऊंगी। अब वो सामने वाला बंदा जिसके वो ओरिजिनल नोट्स थे वो मेरे को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं उसके कॉपी पे काम कर रही हूँ। सच लाइक दैट, जो हम उसको कॉपी कहते हैं वही चीज यहाँ पे फोक काम करता है। फोक क्या करेगा, जिस भी रिपोजिटरी पे मैं फोक ऑपरेशन लगाऊंगी वो उस टाइम तक जो भी इसके पास कंटेंट होगा वो सब मेरे प्रोफाइल पे आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आया सिमरन 2104 एल्गो डीएस नोट्स, वही सेम बॉक्स मेरे पास आ गया, बट लेकिन ये मेरी प्रोफाइल पे स्टिल गौरव से लिया है तो गौरव का नेम इसमें आ ही रहा है। अब मैंने इसको चेंजेस कराने थे गौरव की प्रोफाइल, गौरव की रिपोजिटरी में। अब चेंजेस कहाँ थे, सर्चिंग एल्गोरिथम में बाइनरी सर्च में मेरे को एक एरर दिखा था और उसमें मेरे को इसको चेंजेस कराने हैं। मैं चाहती हूँ कि भाई गौरव का भी भला हो जाए और जो भी इसने गलती किया है मैं उसको सही कर दूं। तो यहाँ पे देखो, हमेशा एडिटिंग का ये आपको पता ही होगा कि पेंसिल वाला आइकन होता है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एडिटिंग मोड आ रहा है।
तो जो भी मेरे को लग रहा था कि ये गलत हो सकता है, ये सही है, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी। मान लो यहाँ पे इसने प्रिंट तो कहीं किया ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगी, printf एंड टेस्टिंग, मैंने ये ऐड कर दिया। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए था, बट लेकिन इसने, गौरव ने तो लिखा ही नहीं। अब मुझे ये गौरव तक पहुंचाना है, मैंने तो ऐड कर दिया नोट्स के अंदर, बट लेकिन गौरव के नोट्स में नहीं है, तो मुझे ये सारे कंटेंट गौरव तक पहुंचाने हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये तो आपको याद ही होगा। अब मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हम चेंजेस करते हैं उसके बाद हम कमिट करते हैं। कमिट मतलब हम सेव कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं कि तू जा, मतलब हमारा सामान रेडी है, बस हम कमिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं बॉक्स के अंदर। तो मेरे सिमरन 2104 पे जो ये एल्गोडीएस नोट्स वाली रिपोजिटरी है, इसमें मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि गौरव भी इसको अपडेट कर ले, ठीक है। अब मैं गौरव को रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई ये वाला जो एरर है ये मेरे पास आया, ठीक है, मैंने इसको ऐसे ऐसे किया, तू भी कर ले, मैंने तेरे को ये सही करके दे दिया, अगर तुझे सही लग रहा है तो तू कर ले, अगर नहीं तो नहीं। अब ये जो सारी बात जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो कहाँ लिखेंगे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया था, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है कि आपने इसको पुल रिक्वेस्ट क्यों भेजी, आप क्यों चाहते हो कि ये वाला चेंज करे। तो यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, एडिट प्रिंट फंक्शन, मैंने लिख दिया कि एडिट प्रिंट फंक्शन, मैंने इसमें प्रिंट फंक्शन ऐड किया है, ठीक है। और डिटेल डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कि क्यों ऐड किया है, वो यहाँ पर आप दे दोगे, मतलब कि मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि तेरा ये प्रोग्राम ना चलता, या जो भी आप सारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दोगे और फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि आपने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, तो इसका मतलब आप तो ये सोचे होंगे कि अक्टूबर फेस्ट मतलब कर दी तो ऐसे ही बस 4 करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अक्टूबर फेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, मैंने इसको रीलोड किया, मैंने तो एक अभी यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पर शो हो जाएगी, अभी आप देखोगे ये रीलोड हुआ, ये देखो एडेड प्रिंट फंक्शन, मैंने अभी पुल रिक्वेस्ट की थी गौरव को एल्गोडीएस नोट्स की रिपोजिटरी पे, एडेड प्रिंट फंक्शन, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस आइकन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने यहाँ से दे दी, गौरव के पास भी पहुंच गई, बट लेकिन अभी गौरव ने रिस्पॉन्स नहीं किया कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो चेंज को मान रहा है या नहीं, मतलब वो ऐड करना चाह रहा है कि नहीं। मैंने उसको कंटेंट दे दिया, वो सोच रहा है या फिर उसके पास कंटेंट पहुंच गया है, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया कि वो उसको ऐड करना चाहता है या नहीं ऐड करना चाहता। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको ऐड कर ले या फिर उसको रिजेक्ट कर ले। तो इस आइकन का मतलब यही है, इसका मतलब है कि अभी हमारी पुल रिक्वेस्ट पूरी तरह से एलिजिबल नहीं हुई है अक्टूबर फेस्ट के लिए। अब हम चलते हैं अपने गिटहब पे वापस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके पास, गौरव के पास पुल रिक्वेस्ट कैसे गई होगी, मतलब मैंने यहाँ से भेज दी, उसके पास कैसे पहुंची होगी। मेरी एक रिपोजिटरी है सिमरन सॉरी गेम मेड इन पाइथन, इस पे एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। ये पुल रिक्वेस्ट है, गौरव के पास भी ऐसे यहाँ पे एनलिस्ट लिस्ट हो गई होगी, और उसी लिस्ट में एक मेरी भी पुल रिक्वेस्ट होगी जो कि मैंने बनाई थी, एड पाइथन फाइल जो भी थी, एक्चुअली मुझको याद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा ही कुछ उसके पास भी शो हो रहा होगा, जब मैंने उसको ये भेजी, उसने यहाँ पे पढ़ी, जो मैंने इसने लिखा चीट शीट फॉर रनिंग टाइम फॉर वेरियस एल्गोरिथम्स, मेरा यहाँ पे जा रहा होगा कि एड प्रिंट फंक्शन, ठीक है। मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन दी, अगर उसको सही लगेगा तो वो उसको मर्ज कर लेगा, मर्ज का मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मगर अगर उसको ये सही नहीं लगेंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट मतलब यहाँ पे क्लोज पुल रिक्वेस्ट का मतलब है ये इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। अभी देखो गौरव ने मुझे ये दी है, पुल रिक्वेस्ट की है मेरे पास, उसने क्या कहा कि चीट शीट फॉर रनिंग टाइम वेरियस एल्गोरिथम। मेरी क्या बॉक्स है, मेरी रिपोजिटरी किस चीज की है, गेम मेड इन पाइथन। क्या जो मेरे बॉक्स में, मैं तो यही चाहूंगी कि वही सामान आए, कि जैसे गेम्स मेड इन पाइथन की वही पाइथन की वही गेम्स आए जो कि इसके अंदर पहले से ना हो। बट लेकिन इसने तो बिल्कुल ही अलग सा सामान दे दिया, मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज पुल रिक्वेस्ट कर दी, क्लोज कर दी। अब इसकी तो क्लोज होगी, अब मैं देखती हूँ मेरी क्या हुई है। आप देख रहे हो यहाँ पे बेल आइकन के ऊपर एक ये ब्लू कलर की डॉट है, इसका ये वैसे बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन पैनल, इसके अंदर आपकी सारी नोटिफिकेशंस आती है, ब्लू डॉट मतलब एक न्यू नोटिफिकेशन आई है, शायद गौरव ने मेरी, हाँ गौरव ने मेरी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब देखो कैसे पता चला, यहाँ पे आ रहा है मर्ज, मर्ज मतलब उसने जो भी मैंने चेंजेस उसको कहा था वो उसने अपने नोट्स में भी चेंजेस कर लिए, मर्ज आ गई।
अब हम दोबारा अक्टूबर फेस्ट की वेबसाइट पर जाते हैं, जहां पर पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था, अब वहां पर जिस जगह पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था प्रिंट फंक्शन में, अब यहाँ पे टाइमर लग गया है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी पुल रिक्वेस्ट थी वो वैलिड हो गई है, वो अक्टूबर फेस्ट ने एक्सेप्ट की है, बट लेकिन उसने टाइमर लगा दिया। इस टाइमर का मतलब क्या है, 14 इन बिटवीन 14 डेज अगर वो बंदा वापस से आपके चेंजेस आपको वापस कर देता है, मतलब जो भी चेंजेस उसने अपनी फाइल में किए थे, जो भी मैंने उसको कहा कि नोट्स में तो ये चेंज कर लिया, अगर उसने तब तक 14 दिन तक 14 डेज तक उसने वो चेंजेस करके रखे, तो आपकी वैलिड हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी अक्टूबर फेस्ट में आपकी पुल रिक्वेस्ट। अगर उसने इन बिटवीन 14 डेज मेरे को वो वापस कर दिया, भाई ले ले जो तूने पेज दिया था ऐड करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए, तू वापस ले ले, तभी यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये 14 डेज का टाइम होता है कि ताकि आपकी पुल रिक्वेस्ट कोई भी वापस ना आए। तो ये चेक करता है, अगर वापस नहीं आती तो वो आपकी एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक पुल रिक्वेस्ट आपकी तभी मानी जाएगी अगर 14 डेज के इन बिटवीन वो आपकी वापस ना आए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि पुल रिक्वेस्ट हमने भेज दी, तो ऐसी एक और पुल रिक्वेस्ट मैं आपको भेजती हूँ। हम देखते हैं कि क्या वो भी यहाँ पर आ जाएगी, उसका भी टाइमर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही रिपोजिटरी में इसकी एक रिपोजिटरी है गौरव की, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन। मैं कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन खोला, मैंने कहा इसमें तो यार इसमें एक ही कर रखी है इसने फोल्डर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसको तो और भी इसमें वो डालना चाहिए, और भी फाइल्स डालनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना test.py फाइल है, वो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन का ही एक कोड है, तो मैं इसको दे देती हूँ, इसके लिए अच्छा हो जाएगा। जब कोई बंदा इसकी फाइल देखेगा तो उसमें देखेगा कि हाँ इसके पास और भी सामान है, मतलब यही नहीं कि एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही पढ़ी है, test.py भी पढ़ी है। तो मैं क्या करती हूँ, वो ही सेम प्रोसीजर अगर हम किसी की रिपोजिटरी में चेंजेस कराना चाहते हैं, ये मतलब ये जो स्टेप्स है इसको लर्न कर लो। हमने रिपोजिटरी देखी और हम इसमें चेंजेस कराना चाहते हैं, सबसे पहले फोक करो, फोक किया, कॉपी बन गई, मेरे सिस्टम पे कॉपी आई, अपने सिस्टम की कॉपी पे मैं चेंजेस करूंगी और देन उसको वापस भेजूंगी ताकि वो भी कर ले। अब वो उसके बेस है कि वो करे ना करे। अब मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, मैंने क्या किया, अपलोड फाइल्स ऐड की, चूज योर फाइल्स आ रही है, तो मेरे पास एक ये फाइल है जो मैं चाहती हूँ कि गौरव भी ऐड कर ले, जो कि हेल्प करेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। मतलब देखो आप सारा काम वही हो रहा है, रिपोजिटरी के नेम पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर के कंटेंट क्या है, और उसके कंटेंट बेसिस पे ही आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, चेंज किया, और जैसे ही आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो आपकी जो रिपोजिटरी है वो एक कमिट, एक उसने ऐसा कमिट किया है जो कि गौरव की रिपोजिटरी से आगे। अगर आप चाहते हो तो उसको पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहते हो कि गौरव भी उसको ऐड कर ले तो आप कर सकते हो। तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई ये ले तू भी ऐड कर ले इसको, और ये अच्छी फाइल है, वो शायद गौरव ऐड भी कर ले। यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमने किया, मैंने यहाँ पे दे दी ऐड फाइल्स वी अपलोड, या फिर मैंने दे दी ऐड फाइल्स हेल्पिंग योर रेपो। मतलब आप कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो दो ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि ये काम की चीज है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल में कुछ भी लिख सकते हो। देन मैंने लिख दिया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी वही सेम चीज है कि मेरी अक्टूबर फेस्ट वेबसाइट पे वो लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद यहाँ पर शो होगी जो भी मैंने पुल रिक्वेस्ट भेजी है। ये देखो यहाँ पे आ गया ऐड फाइल्स हेल्प्स इन योर रिपो। अब जब मैंने इस ऐड प्रिंट फंक्शन किया था तब यहाँ पर क्या आया था, क्वेश्चन मार्क, बट लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ये वाला मार्क। इसका मतलब क्या है कि ये इनवैलिड है। अब इसने इसको इनवैलिड क्यों कह दिया और इसको एक्सेप्ट क्यों कर लिया, बात तो दोनों ने काम तो एक ही किया है। तो फर्क क्या चीज है कि इसकी गौरव की कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली फाइल में कोई भी लेबल नहीं था। अब लेबल आपको मैं दिखाती हूँ कि लेबल किसे कहते हैं। इसकी एल्गो डीएस नोट्स वाली में जो पुल रिक्वेस्ट भेजी थी वो इसने एक्सेप्ट कर ली अक्टूबर फेस्ट वाली ने, और दूसरी को इसने इनवैलिड कह दिया। एल्गोडीएस नोट्स में यहाँ पर लेबल लगा हुआ है अक्टूबर फेस्ट, तो ही इसने वैलिड माना। ठीक है, बट लेकिन जो इंटरव्यू प्रिपरेशन में था वहां पर कोई लेबल ही नहीं था। तो कहने का मतलब यही है जो मैंने कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन यही है कि रिपोजिटरी पे अक्टूबर फेस्ट का लेबल होना चाहिए।
अगर आप स्पेसिफाइड पुल रिक्वेस्ट चाहते हो कि हेक्टूबर फेस्ट में काउंट हो जाए, तो उस रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट भेजो जिसके ऊपर हेक्टूबर फेस्ट का लेबल लगा होए। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं इश्यूज क्या होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं, तो बेसिकली गौरव कोई प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, वो बना और उसको इन बिटवीन वो कहीं पे स्टक हो जाता है, या उसको पता नहीं चल रहा कि यार आगे क्या करूं मैं इस प्रोग्राम में। वो ऐसे ही वो एक रिपोजिटरी में उसका कोई प्रोग्राम है और वो बना रहा है और वो स्टक हो जाता है। वो क्या करता है, उसमें इशू क्रिएट कर देता है। इशू मतलब वो पब्लिक से हेल्प मांग रहा है एक तरीके की, उसको कुछ नहीं आता और वो पब्लिक से हेल्प मांग रहा है ताकि कोई आके उसकी हेल्प कर दे और उसका काम बन जाए। ठीक है, ऐसे ही एल्गोडीएस नोट्स पे एक इशू है जो कि गौरव ने क्रिएट किया हुआ है। अब वो क्या है कि ऐड रीडमी फाइल, गौरव को रीडमी फाइल बनानी ही नहीं आती, तो वो पब्लिक को किसी भी जो भी व्यूअर इसको देखेगा तो वो किसी से भी हेल्प मांग रहा है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि इससे या वैसे, तो वो हेल्प मांग रहा है एक तरीके से कि ऐड रीडमी फाइल, मुझे रीडमी फाइल नहीं आती भाई तुम ऐड कर दो इसमें। ठीक है, मैंने देखा कि अच्छा ये कह रहा है कि ऐड रीडमी फाइल, ये तो मेरे को आती है बनानी, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या चाहती हूँ कि गौरव इसमें चेंजेस करे, वो ही सेम प्रोसेस सबसे पहले फोक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है कि फोक्ड पहले से क्यों है। एक रिपोजिटरी एक ही बार फोक होती है, जब आपके पास किसी चीज की कॉपी पड़ी है तो आप ये नहीं चाहोगे कि उसकी 10 कॉपी मेरे पास आ जाए। ठीक है, आपने ये रिपोजिटरी फोक की हुई है, आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, मेरे पास इसकी कॉपी पड़ी है, गौरव ने क्या इशू निकाला है कि उसको रीडमी फाइल चाहिए, हम उसको रीडमी फाइल बना के देते हैं। ठीक है, एल्गोडीएस नोट्स पे गई, यहाँ पे ऐड रीडमी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने रीडमी फाइल बना दी। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया कि दिस इज रिपोजिटरी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल, मतलब यहाँ पर आप सारी चीजें लिखोगे जो कि आपकी रिपोजिटरी स्पेसिफाई कर रही है, जो कि रिपोजिटरी के अंदर के कंटेंट को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रही है, वो आप यहाँ पे रीडमी फाइल में लिखते हो। मैंने ये चेंजेस कर दिए, मैंने इसकी रीडमी फाइल बना दी, जैसे ही मैंने कमिट किया मेरे पास यहाँ पे रीडमी फाइल बनी हुई आ गई। ठीक है, गौरव को क्या चाहिए था, रीडमी फाइल चाहिए थी, मैंने उसको रीडमी फाइल बना के दे दी। वही सेम प्रोसेस, मैंने कमिट किया, मेरी एक कमिट अहेड है गौरव से, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई जो तूने कहा था ना वो मैंने बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम पुल रिक्वेस्ट करेंगे वो एज अ सिंपल पुल रिक्वेस्ट काउंट होगी, बट लेकिन आप ये इसमें स्पेसिफाई करना चाहते हो कि इस इशू को मैं सोल्व करने के लिए ही मैंने ये रिक्वेस्ट की है, तो इशू में जाके यहाँ पर ये आ रहा है #7, ये नंबर होता है, एक्चुअली ये सीरीज में असाइन होता है पुल रिक्वेस्ट और इश्यूज को। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा #7, #7 पे जो इशू है आप उसको सोल्व करते हुए ये पुल रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बेसिकली ये चीज है। तो आपने पुल रिक्वेस्ट भेजते हुए आपने क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्रिएट रीडमी, यही मैंने बनाई है। उसके बाद डिटेल में सबसे पहले यही लिखना है #7, मतलब गौरव का ये वाला जो इशू है इसको सोल्व करने के लिए मैंने कोशिश की है और मैंने ये प्रेजेंट किया है। ठीक है, दिस इज रीडमी फाइल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज रीडमी फाइल जो कि आपने इशू में बताई थी, मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। मैंने उसको कहा कि तुझे वही तो चाहिए थी रीडमी फाइल, मैंने तेरे को रीडमी फाइल बना के दे दी। अब देखते हैं कि गौरव इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो भी डिपेंड करता है, वो पहले देखेगा, अगर उसके काम की चीज होगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे नोटिफिकेशंस में एक डॉट आ चुका है, मतलब ऐड फाइल्स, ये तो लास्ट वाली है, ओके कोई बात नहीं। आप ये देख लो जितने भी हम पीआर भेज रहे हैं वो सारी हमारी यहाँ पर काउंट हो रही है हेक्टूबर फेस्ट में। वो अलग बात है कि कुछ इनवैलिड कहलाएंगी, कुछ वैलिड कहलाएंगी, तो आपको बस ऐसे ही 4 वैलिड पुल रिक्वेस्ट करनी है जो कि हमने ऐड प्रिंट फंक्शन में की थी। अब ये देखो क्रिएट रीडमी गौरव के पास चली गई, बट लेकिन गौरव ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि वो इसको सेव करना चाहता है या नहीं। ठीक है, अब हम इसको रिलोड करके देख लेते हैं, क्या पता गौरव ने नहीं किया, कोई बात नहीं, इन बिटवीन कभी भी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरीके से इश्यूज को सॉल्व करते हैं। उसने इशू निकाला, उसको किसी चीज में प्रॉब्लम हुई और मैंने उसको सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे आया नोटिफिकेशन, मतलब हाँ क्रिएट रीडमी, इसने क्या किया है, मेरी जो मैंने इसको रीडमी फाइल भेजी थी इसने क्लोज कर दिया, उसने क्या लिखा है रोंग रीडमी, मतलब ये क्या चाहता था कि रीडमी में हर एक इन्फॉर्मेशन हो, बट लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ नेम लिख के दे दिया कि ले भाई तेरे को रीडमी चाहिए और मैंने दे दी, तो इसने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से यहाँ पे गई, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, रीलोड किया,
यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा कि अभी देखो अपडेट हुआ। एक्चुअली ये थोड़ा टाइम ले रहा है अपडेट लेने में, मैं आपको इन बिटवीन दिखा दूंगी, ठीक है। इतना हम यहाँ पर आते हैं, हाँ ये अभी थोड़ा टाइम लेगा। तो इश्यूज ऐसे मैंने इसका सोल्व कर दिया, बट लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अलग बात है। अगर मैं अच्छे से रीड में बना के देती, ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करता। तो ये सेकंड टर्म, वैसे ये सेकंड टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आप किसी को पीआर भेज रहे हो तो वो उसको एक्सेप्ट करे तो ही आपकी काउंट होगी। यही यहाँ पर हुआ था कि मैंने इसको गौरव को मैंने ऐड प्रिंट फंक्शन वाली पीआर दी थी, इसने एक्सेप्ट की तो ही जाके यहाँ पे टाइमर आया। तो दो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पढ़ ली, एक तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, दूसरी रिपोजिटरी पे लेबल होना चाहिए। ये तो होगी कुछ इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट वाली बात। तो ऐसे ही आपको 4 पुल रिक्वेस्ट बनानी है। अभी मैं इसकी वैलिडेशन की कंडीशंस अभी आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही आपको 4 पुल रिक्वेस्ट बनानी है। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि किसकी रिपोजिटरी पे लेबल लगे हुए हैं। ऐसे थोड़ी ना मैं सबकी सबको सर्च कर रहा हूँ और सारे सबके देख रहा हूँ हर एक रिपोजिटरी में किस में लेबल लगा है। तो उसको सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में सिर्फ आपने लिखना है हेक्टूबर फेस्ट, मतलब जो भी आपका लेबल है आपने यहाँ पे लिख दिया हेक्टूबर फेस्ट ऑल गिटहब में। मतलब आप देख रहे हो कि ऐसी 42,000 ऐसी प्लस 1000+ ऐसी रिपोजिटरीज है जिसपे ऐसे लेबल लगे हुए हैं। अब आप हर रिपोजिटरी में थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेलेक्ट कैसे करें? सबसे पहले लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। जैसे मैं पाइथन में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने पाइथन को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे पाइथन वाली सारी रिपोजिटरीज आ गई। अगर मैं बिगिनर हूँ, मैं सोर्ट में क्या करूंगी, फ्यूएस्ट स्टार मतलब ये ऐसी रिपोजिटरीज हैं जिनके ऊपर लेबल तो लगा हुआ है बट लेकिन लोग इन तक बहुत कम पहुंचे हैं, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि ये मेरी जो पुल रिक्वेस्ट है उनको मर्ज कर ले। और एज एन बिगनर मैं इसमें क्यों करूंगी, क्योंकि शायद हो सकता है इसने छोटे छोटे कोड डाले हो तो उसमें चेंजेस करना आसान हो। यही सब होते हैं बिगिनर लेवल के लिए, ठीक है। अब आप इसमें सर्च कर, इसमें देख लो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। जैसे मैंने ये मनीष ने एक बनाई हुई है हेक्टूबर फेस्ट पाइथन, मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने सारा कोड सारा ही पढ़ी कि क्या क्या चीज है और ये क्या चाहता है मुझसे और कैसे मैं इसमें पुल रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, कैसे मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि आप सर्च कैसे करते हो वहां पर जाकर कि आपके लिए सुटेबल कौन सी है। उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, द एल्गोरिथम्स। द एल्गोरिथम्स एक ये बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, आप देख सकते हो कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। मैं पाइथन के इसके द एल्गोरिथम्स के एक पाइथन के फोल्डर में गई हूँ, पाइथन की रिपोजिटरी में गई हूँ, ठीक है। इस रिपोजिटरी में काफी सारे फोल्डर्स हैं। अब आप जाओगे, अब ये तो नहीं ना किसी में भी कुछ भी चेंज करने बैठ जाओगे चेंजेस की, ये लो भाई मैं पीआर भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी रिपोजिटरीज हैं तो इनमें क्या होता है, contributing.md फाइल होती है। contributing.md फाइल एक ऐसी फाइल जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हो कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपको यही पढ़नी होती है कंट्रीब्यूटिंग फाइल। जब आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई ये लोग तो ये चाहते हैं और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं इसमें पीआर भेजूंगा, अदरवाइज नहीं। या जो भी मैं पीआर भेज रहा हूँ वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, अगर कर रही है हाँ तो ठीक है मैं पीआर इसमें भेज देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक फाइल होती है, देखो यहाँ पे दो फाइल हैं, देखो YAML एक्सटेंशन की या फिर YML एक्सटेंशन की। तो ये फाइल्स क्या है, इन फाइल्स में सारी स्पेसिफिकेशंस है। मतलब अगर आप मेरे को सामान दे रहे हो, आपने मुझे कोड दिया, तो वो कोड कहाँ कहाँ चलना चाहिए या उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मतलब जैसे इन्होंने किया कि OS लिनक्स, मतलब मैंने कह दिया कि मेरा तो सिस्टम भाई लिनक्स है, अगर तो मुझे कोई भी कोड देगा तो वो लिनक्स पे चलना चाहिए। इन्होंने लिखा देन लैंग्वेज जो है पाइथन, आप जो भी मुझे कोड दोगे वो पाइथन में होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो पाइथन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे C++ का कोड दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जो ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है ना तो वो हम लिखते हैं .yml। अब ये क्या है, देखो जैसे मैंने बताया कि द एल्गोरिथम एक बहुत बड़ी गिटहब प्रोफाइल है जिसमें कि पाइथन एक नाम की रिपोजिटरी है और उसी में ही आपने देखा कि कितने सारे कंट्रीब्यूशन है और पुल रिक्वेस्ट आप देखो 338। अब आप ये
अब इसका मतलब कि कोई वहां पे मैनुअली बैठ के ये चेक नहीं कर रहा कि किसकी पुल रिक्वेस्ट आई है, या इसने प्रोग्राम लिखा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और फिर मैं अपने कंपाइलर में चेक करूँ कि ये इसने सही लिखा है कि नहीं। तो ये जो सारा टास्क है ये ऑटोमेटिव है। आपने पीआर भेजी, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही आपका वो सिंटेक्स भी चेक करेगा, आपके वो देखेगा भी कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, या आप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ये जो सारा ऑटोमेटिव टास्क है उसका ये कोड है .yml। तो इसमें बेसिकली यही सारी चीजें लिखी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये। तो मतलब इन्होंने ये दो फाइल बनाई है .yml एंड .yaml। इन दोनों, ये दोनों बेसिकली हैं कि ये ऑटोमेटिव कर रही है आपके टास्क को। आपने पीआर भेजी और वो ऑटोमेटिकली सारा काम कर रही है, कोई मैनुअली यहाँ पे बैठ के ये नहीं कर रहा है कि मैं चेक करूँ भाई पीआर आ गई और मैं चेक करने लग गया। ठीक है, तो बेसिकली ये बताने का एक वो था कि आप सर्च कैसे करें, और किसी भी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन देने से पहले आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लें। अगर आपका घर है, आप ये नहीं चाहोगे कि कोई भी उठ के आ जाए, तो आपके भी घर के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि यही लोग आ सकते हैं या ऐसे लोग आ सकते हैं, मतलब होता है। तो यही सब बात है इसमें भी। ठीक है, अब हम चलते हैं वो सारी वैलिडेशंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हैंड्स ऑन पार्ट खत्म होता है। अब आपको नॉलेज हो गई कि पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, इश्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रिवॉर्ड्स चाहिए इस अक्टूबर फेस्ट में, तो आपको यही करना है कि ऐसी 4 वैलिड पुल रिक्वेस्ट बनानी है जो कि सबमिटेड हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। यानी कि जो आपने पहले पीआर बनाई है वो भी काउंट हो जाए, या 31 अक्टूबर के बाद जो बना रहे हो वो भी काउंट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो ये रिवॉर्ड्स है वो उन्हीं को मिलेंगे जो कि फर्स्ट 70,000 पार्टिसिपेंट्स में से एक होगा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात क्या है, 4 वैलिड रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट हमें पता चल गई 4। ठीक है, हमने 4 पुल रिक्वेस्ट। वैलिड पुल रिक्वेस्ट, ऐसी कौन सी पुल रिक्वेस्ट है जो कि वैलिड है, जिसकी टर्म्स कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहली कंडीशन 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, हाँ ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिपोजिटरी शुड बी पब्लिक, जिस भी रिपोजिटरी में हम कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने है कि जिस भी रिपोजिटरी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर लेबल होना चाहिए अक्टूबर फेस्ट का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि सिर्फ उसी लेबल वाली मेरी एक्सेप्ट हुई है, वही वैलिड मानी गई है जिसके ऊपर मेरा लेबल लगा हुआ था, और जिसके ऊपर नहीं था और वो नहीं मानी गई। ठीक है, और अगर आपने किसी रिपोजिटरी पे कंट्रीब्यूशन कर दिया और उस रिपोजिटरी पे लेबल नहीं लगा हुआ, बट जो ओनर है, उसका मेंटेनर है, उसने आपकी पुल रिक्वेस्ट पे अक्टूबर फेस्ट एक्सेप्टेड लेबल लगा दिया, तो भी आपकी पुल रिक्वेस्ट वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अगर गौरव मेरी उस पुल रिक्वेस्ट पे अक्टूबर फेस्ट एक्सेप्टेड लेबल लगा देता तो वो भी मेरी काउंट हो जाती। तो इसका मतलब ये जो है ये कंडीशंस हैं वैलिड पुल रिक्वेस्ट की। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बस आपको 4 पुल रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद इस साल क्या ऐड हुआ, जैसे कि आपको पता है हर साल होता है, तो इस साल क्या ऐड हुआ, तो क्या होता था पहले कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन भी ऐड हो जाते थे। मैंने कहा कि गौरव ये ले, मैंने डॉट डाल के दे दी, तू इसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि वो मेरा फ्रेंड है, मैंने कहा यार तू एक्सेप्ट कर ले, तू ये नहीं चाहेगा कि मेरे को भी रिवॉर्ड्स मिल जाए, तो उसने फ्रेंड में एक्सेप्ट कर ली। तो इस साल से ये जो स्पैमिंग, ये एक तरह का स्पैम ही है। तो इन स्पैम्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्शंस लिए गए। सबसे पहला एक्शन क्या लिया कि बैनिंग सिस्टम। अगर आपने किसी को ऐसी पीआर भेज दी, ठीक है, जो कि आप मतलब आप रिपोजिटरी में पीआर भेज रहे हो और आपने उसकी कंट्रीब्यूटिंग, आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा ही नहीं, और आपने जस्ट क्या किया, ले भाई तू पीआर। तो मेंटेनर, ये सब मेंटेनर के हाथ में होता है, वो आपकी पीआर पे इनवैलिड या फिर स्पैम लेबल लगा सकता है। इनवैलिड या स्पैम लेबल, अगर आपके ऊपर 2 स्पैम लेबल लग जाते हैं या फिर इनवैलिड या स्पैम 2 लग जाते हैं, तो आपको अक्टूबर फेस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइल पढ़ो, उसमें जो भी लिखा है उसके बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन करो, दैट्स बेटर। उसके बाद जो वैलिडेशन पीरियड है वो पहले 7 डेज का होता था, बट लेकिन अब वो 14 डेज का हो गया। ये भी स्पैम को रिड्यूस करने के लिए है। और जो ये लेबल्स है ये पहले नहीं होते थे, आप किसी भी रिपोजिटरी पे कोई भी कंट्रीब्यूशन करो और वो काउंट हो जाता था, बट लेकिन इस बार से क्या हुआ है, ये जो है लेबल्स ऐड कर दिए गए हैं। मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग फ्लो,
इसका मतलब पहले जो होता था ना कि ईमेल का वेरिफिकेशन नहीं होता था, बट लेकिन इस बार से ईमेल वेरिफिकेशन करने लग गए कि अगर आप दोबारा से दोबारा मतलब स्पैम से स्पैम बहुत ज्यादा स्पैम आपने क्रिएट कर दिया तो वो आप पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास आपकी डिटेल्स हैं, उसके थ्रू जाके वो आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब डूज एंड डोंट्स, अक्टूबर फेस्ट 2020 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो मैंने बताया कि आपको माइनर चेंजेस डॉक्यूमेंटेशन में या फिर सोर्स कोड में आपने डॉट वोट लगा के दे दी, और ये ऐसे माइनर चेंजेस वाली पीआर नहीं भेजनी। आप ये नहीं कर सकते किसी ने पहले सेम पीआर भेजी है और आप भी उसको वही भेज रहे हो, मतलब किसी सिमिलर कंट्रीब्यूशन आप उसमें नहीं कर सकते। अननेसेसरी पीआर, मतलब पाइथन का फोल्डर है और आप उसमें सी प्लस प्लस की कोई फाइल दे रहे हो, तो ये कोई तुक ही नहीं बनता। और प्लेगराइज्ड कोड, इसका मतलब आपने इंटरनेट से कॉपी किया कोड और आप उसमें भेजे हो, ले भाई तुझे ये चाहिए थी, बस मुझे तो पीआर कंप्लीट करनी है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। एक्चुअली ये ना मेंटेनर के हाथ में है कि आप वो आपको कभी भी स्पैम का लेबल लगा सकता है अगर आप इनमें से कुछ भी कर देते हो। ठीक है, तो आपको बस स्पैम के लेबल से ही बचना है, और कंट्रीब्यूटिंग फाइल पढ़ो, और उसमें डूज में यही है कि कंट्रीब्यूटिंग फाइल पढ़ो और उसी की बेसिस पर आप अपनी पीआर भेजो, पुल रिक्वेस्ट भेजो। उसके बाद अब ये जो है अक्टूबर फेस्ट 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में चलेगा, आपको पता ही है सब कुछ। तो इन बिटवीन आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी, तो आप हमारे स्लैक चैनल पे मेरे को, मेरी टीम के साथ आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो चैट बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर जाके अपने आप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें चैनल है अक्टूबर फेस्ट 2020, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम इन फ्यूचर रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बिगनर लेवल के लिए अगर आपको रिपोजिटरीज ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो हम कुछ इसमें रिपोजिटरीज भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए और आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में पार्ट लें। नाउ लेट्स गो टू Q&A सेशन। आई रिक्वेस्ट वेदिता, इज देयर एनी क्वेश्चंस? Yeah, Simran. So the first question is that how to put the label like Hacktoberfest. This question is from Chand. लेट्स गो टू हैंड्स ऑन पार्ट। मैं अपनी प्रोफाइल पर गई, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पर रिपोजिटरी बनाई थी वो बनाई, अभी डेमो रिपोजिटरी मैंने इसमें बनाई है और मैं चाहती हूँ कि इसमें अक्टूबर फेस्ट का लेबल आ जाए। जैसे मैंने ये खोली ना, आपके पास यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। आप इस पे क्लिक किया, यहाँ पे टॉपिक्स आ रहा है एक ऑप्शन, आपने यहाँ पे लिखना है अक्टूबर। जैसे ही आपने लिखा हैक तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया और आपने क्या कर दिया, लेबल ऐड कर दिया, देन सेव चेंजेस। तो मेरी इस रिपोजिटरी पे ये लेबल ऐड हो चुका है अक्टूबर फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। If you have any other questions, please write in the chat box. There is another question that I am very new to this, so how should I start in Git and GitHub being a beginner? देखो, जो भी आज मैंने सब बताया ना वो एज ए बिगनर के लिए बताया। पता है, आप लोगों से ना प्री ऑर्डर फॉर्म भरवाए गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था कि आप गिटहब में क्या प्रोफिशिएंसी आपकी, तो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने फिल क्या किया था कि वो बिगिनर लेवल पे है, और काफियों की तो गिटहब प्रोफाइल भी नहीं थी। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको सभी को बिल्कुल बिगिनर लेवल से समझाया है। आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा ओपन सोर्स में आओ, आगे आगे का आपको उसके बाद पता चलता रहेगा। और आप हमारी टीम से अभी आप बीएससी में जुड़े हो, आगे फर्दर इन फ्यूचर अगर पॉसिबल हुआ तो हम गिट के सेशंस भी रखवा सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। Yeah, wait, there is a question from Suvesh. I would like to answer that. Let's say you have made a fork of somebody's repository, and that person has changed the repository over a time. Like you have a fork for like a month, and that person has updated his repository in between that month. So what you can do is you can do an inward pull request. Just go to the pull request section as you usually do. There you will see to and from section on the top while doing the pull request. Just select to the repository, the original repository. Select from the original repository to your current repository. So it will create an inward pull request that will update your fork. There is a no direct way of uh, keep in sync automatically with the fork. You can set up a GitHub bot, Hubbard and stuff if you want to keep it automated that your fork will remain automatically updated with the whatever the source is.
So any doubt in this, Suvesh? Please write in chat box, Suresh. Yeah. So where is the next? Move on to next question. Are there any other questions? Please write in the chat box. Yeah. So there is a question from Suman. I would like to answer that. How to find organization for open source contributor for beginners? There is a couple of tags on the GitHub, good first issue and beginner, which you can search. We have searched hashtag Hacktoberfest. You can search those tags, good first issue and beginner, and you can do a pull request over there. And getting more harmony to your pull request is that you select the option language option, that in primarily which language you generally code. So you search the basically the beginner level of repository. I guess I should I share the screen, or have you got the answer? Okay, so let's say we go with good first issue. Okay, sorry, just a minute. Let me search it. The full. You go into the GitHub and write good first issue, या फिर beginner level, whatever you want. Then after that, you can go on to topics and like this good first issue. So there are 231 repositories which are accepting good first issue. What does good first means? Good first means that these repositories they have issues which is very much beginner friendly, and then you want to, like, after good first issues, let's say if you want to do a language specific, click on this button language and select the language or whatever you want. Let's say you go with Python. So you will be seeing the repositories which will have a good first issue tag and have a primary language of Python. Repository can have a multiple languages. So if Python here means that that repository has a fair share of amount of code written in Python, it really doesn't mean that it will not have a code in other language, but it will have a fair share of amount written in Python. For sort, you can have, let's say, the best match generally shows you the repository which are generally popular. So if you want to do with a very easy, you can go with the fewest stars, which will be less popular. Then you can move on to the bigger repositories. Second option is that again you can go to the search and you can search the beginner tag. So there are 155 topics, yeah, 1.5k repositories. Again, you can star them so that you don't have to search them again and again. Again, we have like 1500 repositories in beginner tag. We just have to select the language. Let's say I select the JavaScript. So it will list all the repositories, which will have a JavaScript main. Then we will see how to see an issue. Let's say we go to into this repository, open source together Hacktoberfest 2020. We move on to issue. In the issue, you can see there are 3 issues, but only one issue is marked as good first issue. So generally this issue is the most easy issue you can solve. So this is how you can look for your particular issue and can get started in the open source. Any doubt in this? There's another question that can we do all the pull requests in a single repo? Yes, you can do all the pull requests in the single repo. But I say if you are doing all the pull requests in a single repo, it should address some different, all pull requests should address different issues. It's not that in one repository, in one pull request, you are adding code, in next pull request, you are adding something like requirements change or package.json change. So address a single issue in a single pull request, and you can do as many as pull requests on a repository as soon as you are getting new features in every pull request, making and addressing any issue. Try to address a single issue in one PR. Don't make it key you are addressing a single issue
in 4 PR. So make it a rule of your thumb rule kind of thing, that you will be addressing one PR, one PR for one issue. So you can do multiple. There is no harm in that, but it's totally up to you. Any more questions? Yes, there's another question from Minnie, and she's asking that I want to get more familiar with this platform before starting. How can I? Are there any prerequisites? So, Mini, talking about familiarity with the GitHub, it starts from learning the Git. Actually, after, before you move on to GitHub, what is issue, what is pull request, you should be more familiarized with the Git. That what does a VCS do? Git basically is a version control system. Version control system means like which give you capability to go back in your code. Let's say you write some code of merge sort and you save it, and after a couple of days you make some changes into it and you realize that the code I have written previously was the good code, not this one. So Git provide you this functionality that you can move back to your previous code, you can collaborate with your team. So to get familiarized with Git and GitHub, I'll suggest you to first learn the Git basics of Git, then make Git your daily habit. Let's say whatever you do, either you are doing DSLGO, try to upload it into the GitHub, try to make it your daily habit. Like whatever you do, try to put up in GitHub. It really doesn't mean what you are doing. If it's a small code, if it's a large code, do put up it on GitHub, do put it up on the open source. So the more you use it on the daily life basis, more you will get familiarized with it. That's the best way. And as such, there is no prerequisite. You just need to know a single language. From where to learn Git is the next question. I'll address that question in the same line. So there is not a single source which I'll say that you can learn the Git from here. There are lots of tutorial on the YouTube, but as you have asked, I'll put up the best course according to me into the Slack group. You will find the link to the courses of the Git and GitHub into the Slack channel of the Hacktoberfest and the resources section. So after the meet, you can just go to the Slack and find the next course you want to, you can pick from there. Here is the next question. What is the basic difference between Git Bash and the GitHub product? Git So, CLI Rajat, 1.0. okay, Rajat, look, so there is a very large difference between Git Bash and GitHub CLI. So what is Git Bash? Git Bash is a tool to use the Git, while GitHub CLI is a tool to use GitHub. So up next we'll tell you what's the difference between Git and GitHub first. So Git is a VCS. Git generally don't depend on which type of repository tool you are using. Either it's a GitLab, Bitbucket, GitHub, it can be anything. Git can be integrated with anything and Git can do anything you want. But the GitHub CLI, which is the product you are exactly talking about, that only deals with GitHub. That doesn't deal with the VCS. It cannot do commit for you. It cannot do it. It cannot do push for you. It just can provide you that GitHub's functionality of cloning pull request issue on your fingertips. The basic difference is that more deeply you can see, like whenever you just clone a new repository, there is this remote we say in Git Bash. So you by that point you will came to know that normal Git Bash can contact to any Git repository, while the GitHub CLI can connect to only the host names, which is either enterprise GitHub or github.com. So that's the basic difference between GitHub CLI and can we have the next question? Yes, the next question is that which is best to use Git using command line or Git GUI? So there are several things where you use the GI. Let's say you are in game development. Let's say you are in Unity or Unreal Engine development. I'll prefer that you use GitHub Desktop or Git Kraken, because that will give you more functionality, because there are lots of files that will be changing every time you make a change. So try to use Git's GUI when you are using something like Unity, Android, or Flutter and these type of things. But when you are doing a code which is more of like CLI based, like Python, JavaScript, web, I
I request you to be more CLI specific person, because whenever in the future you will be using it, you will try to do all the things within from your CLI itself, within from your text editor. And let me tell you, there is no difference between using GUI and CLI. Just there is couple of differences that GUI offers less functionality than CLI. CLI is more flexible because it has more options. You can do much more things in CLI rather than you can do all those things in GUI. So this is the main viewpoint. But if you are on Unity, Unreal, or Flutter type of thing, I recommend you to use GUI.